बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज यूटेरिया का सेट 4 को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले का सेट आप नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट से जाइए, वहाँ से रुक्मिनी, किरण सारे प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ लेना हो तो आप जाइए टेलीग्राम में लिखिए स्कूल एजुकेशन सेंटर, जिस नाम से यह चैनल है उसी नाम से वहाँ भी आपको मिल जाएगा, वही सिंबल है, तो वहाँ से आपको सारे पीडीएफ और वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज यूटेरिया का सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। इसको पार्ट 1 छोड़कर चलते हैं और पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे मेरे साथियों। पार्ट 2 जो है सामान्य अध्ययन है, जिसमें कुल जो है 40 प्रश्न पूछा गया है पार्ट 2 में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 सामान्य अध्ययन, तो इसमें कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। मैथ का ज़्यादा नहीं, 8 से 10 मैथ है, तो उसके मैथ को आंसर बताकर चलेंगे मेरे साथियों जीके जीएस पर। पहला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता को किसी वस्तु पर 35% के छूट देने के बाद 7.14% का घाटा होता है। यदि केवल 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा मेरे साथियों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उम्र में 5 वर्ष का अंतर होने पर 2 भाइयों की आयु का योग 8 वर्ष दुगना हो जाएगा। छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात क्या है? तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11:21 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ए बी सी की औसत आयु 65 वर्ष है। डी के शामिल होने पर औसत आयु 60 वर्ष हो जाती है। एक नया व्यक्ति ई है जिसकी आयु डी से 5 वर्ष कम है, ए के स्थान पर आ जाता है और बी सी डी और ई की औसत आयु 55 वर्ष हो जाती है, तो ए की आयु कितनी है मेरे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे हैं, अवरोही क्रम में दिए गए भिन्न का चयन कीजिए। ठीक है, इसको भिन्न का चयन करना है और इसको आंसर बनाना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन अपने से दुगने लंबाई में से कि एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी है? तो ट्रेन की गति जानना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 9:11 हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 लीटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है तो 20% की छूट पर खरीदा जाता है। यदि इसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए जाते हैं तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5250, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब चलते हैं जीके जीएस की ओर। क्वेश्चन है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी निम्नलिखित में से किसकी आयु का अध्ययन है? किसकी आयु का अध्ययन है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह वृक्ष की आयु का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और डेंड्रोक्रोनोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो लकड़ी के पौधे को आयु का अध्ययन और अनुमान लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधे को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है? फिर साथियों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिग्रीन। ठीक है, लिग्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम फाइबर और इलेक्ट्रिक्स लिग्रीन से बने होते हैं जो ये पौधे को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। तो नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है। डिटर्जेंट में क्या होता है? यह होता है सल्फोनेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सल्फोनेट्स। ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटर्जेंट एक सर्फेकेंट का मिश्रण है जिसमें पानी के साथ पतला घोल में सफाई के गुण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में कौन सा एक एंजाइम है? तो मेरे साथियों लाइपेज जो है इसका एंजाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले मॉडरेटर
भारी पानी, ठीक है, और ग्रेफाइट होते हैं। भारी पानी और ग्रेफाइट होते हैं। यह तेज न्यूट्रॉन की गति को कम करता है और परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाने में मदद करता है। तो भारी पानी और ग्रेफाइट दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से निर्मित होने वाला विटामिन है। तो हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से निर्मित होने वाला विटामिन जो है वो हो जाता है डी। विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो स्वाभाविक रूप से बहुत कम खाद्य पदार्थों जैसे वसा युक्त मछली और मछली के जिगर के तेल, बीफ लीवर, पनीर एवं अंडे की जर्दी में मौजूद होते हैं। यह शरीर के अंदर भी उत्पन्न होता है। जब सूरज के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें त्वचा से टकराती है तब विटामिन डी संश्लेषित होते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और विटामिन डी जो है, विटामिन डी वह जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है ना। विटामिन डी जो है एक वसा में जल में विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि दी गई ग्रंथियों में कौन सा ग्रंथि नालिका रहित ग्रंथि है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होते हैं, इसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है, ठीक है। रैपिड रेल कौन सी है, तो नमो भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नमो भारत। या 20 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, 20 अक्टूबर, ठीक है, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड साहिबाबाद दुहाई डिपो की रैपिड एक्स ट्रेन नमो भारत का उद्घाटन किया गया है। इसकी आधारशिला 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी, ठीक है। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नमो भारत यानी नरेंद्र मोदी। आगे चलते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है मेरे साथी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 106वां। 29 सितंबर 2023 को, याद रखिएगा कि 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के विशेष सत्र में दोनों सदनों से पारित महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की सहमति के लिए संसद के सदनों द्वारा पारित अधिनियम 188वें संशोधन विधेयक 2023 पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इसे आधिकारिक तौर पर संविधान 106वां संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे साथी हम जितना बोलते हैं आप सुनते जाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि ऑप्शन देख ली आगे बढ़ते जाइएगा। आगे है कि मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। साथ इसका राइट हो जाएगा कैटालिन कारिको और बिडसन, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक जिला एक बल नीति कहाँ लागू की गई है। तो एक जिला एक बल नीति जो है मेरे साथियों 3 मई 2023 से मणिपुर सरकार जातीय हिंसा में घिरे पूर्वोत्तर राज्य की सामान्य स्थिति बहाल करने के अपने प्रयासों के तहत सुरक्षा बलों द्वारा बेहतर समन्वय और संचालन के लिए एक जिला एक बल व्यवस्था अपनाई गई है। तो कब अपनाई गई है मेरे साथियों, ये अपनाई गई है 3 मई, ठीक है, 3 मई 2023 ईस्वी को, क्या, और कहाँ अपनाया गया है, तो मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी 112 अक्षांशीय जिलों की डेल्टा रैंकिंग की सूची में कृषि क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग द्वारा जारी 112 अक्षांशीय जिलों में डेल्टा रैंकिंग की सूची में कृषि क्षेत्र में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जातीय आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट को जारी किया है। मेरे साथियों का राइट आंसर जो हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य ने जातीय आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट की जारी किया है, जिसके अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 से बढ़कर 953 हो गया है, ठीक है। याद रखिएगा कि 918 लिंगानुपात जो था अब क्या हो गया है 953, ठीक है, 953 हो गया है। और किसके अनुसार से हो गया, तो जातीय आधारित जो सर्वेक्षण किया गया है उसके अनुसार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर।
बिहार में 38 ज़िले हैं। बिहार के 8 ज़िलों की सीमा झारखंड से लगती है। ये 8 ज़िला जो है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर है। कैमूर की सीमा साझा झारखंड के साथ नहीं है। बिहार के 7 ज़िलों की सीमा नेपाल के से लगती है। ये है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। 3 ज़िलों की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। वे है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। 8 ज़िलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। वे है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है। कौन सी छोटी प्लेट नहीं है साथियों? तो प्रशांत प्लेट जो है छोटी प्लेट नहीं है। प्रशांत प्लेट कोई छोटी प्लेट नहीं है, बड़ी प्लेट है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में बानावर पहाड़ी स्थित है। बानावर पहाड़ी किस जिले में है मेरे साथियों? यह जहानाबाद में। बिहार के अधिकतर समतल एवं उपजाऊ गंगा के मैदान में स्थित है। हालांकि राज्य के कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। बानावर पहाड़ी जहानाबाद, मुंडेश्वरी पहाड़ी कैमूर, प्रेतशिला पहाड़ी गया, दुर्गेश्वरी पहाड़ी गया और ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया और सोमेश्वर पहाड़ी पश्चिम बंगाल। मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बानावर पहाड़ी जो है वो हो जाता है जहानाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है टेम्बोलो किस प्रकार की भूमि है। टेम्बोले तटीय भू आकृतियाँ हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टेम्बोलो एक तटीय निक्षेपण स्थल रूप है। इस प्रकार की भूमि रूप में एक द्वीपीय मुख्य भूमि से भूमि के एक संकीर्ण टुकड़े जैसे थूक या पट्टी से जुड़ा हुआ होता है। एक बार जुड़ जाने के बाद द्वीप को बांधे हुए द्वीप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और टोम्बेलो एक रेतीली जलडमरू मध है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हिमालय के किस भाग में हमें करेवा संरचना मिलती है। तो हिमालय किस भाग में मिलती है मेरे साथियों? यह कश्मीर हिमालय में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेवा हिमालय मिट्टी और मरैन से युक्त एक अन्य सामग्रियों के मोटे भंडार हैं। ये कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। करेवा केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, अगर चैनल पर पहली बार है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी पीछे क्लास छूट गया मेरे साथियों, समय कम है, समय को देखते हुए तैयारी करना है तो अब प्ले लिस्ट से जाइए, वहाँ से सारी वीडियो उपलब्ध है, मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मिट्टी की सबसे व्यापक और सबसे अधिक उत्पादक श्रेणी है। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों का विचार करें। दामोदर, कृष्ण और महानदी उत्तर से दक्षिण को बढ़ने पर नदी का सही क्रम क्या है। तो नदी का सही क्रम क्या है वो हो जाएगा 3, 2, 1। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है साथियों? ये कहा जाता है सवाना घास। ठीक है, सवाना घास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति या किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी में एक ऐसी राष्ट्रपति रहे जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया। भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति तो थे पर राष्ट्रपति नहीं बन पाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा द्वारा गठित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु समिति एवं प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ था। साथियों से राइट आंसर हो जाएगा 1756। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1756 से यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ। यूरोप में युद्ध आरंभ होने से भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 हुआ। इस युद्ध में पराजित होकर फ्रांसीसी भारत में प्रभावहीन हो गए थे। ठीक है, ऑप्शन से राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था। तो किस स्थान से हुआ था मेरे साथियों, ये हुआ था कलकत्ता से। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 में जुगल किशोर ने कोलू टोला मोहल्ला से किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था, वो था बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि कांग्रेस की सूरत विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन था। तो उस समय भारत के वायसराय कौन था मेरे साथियों, बताइएगा। तो उस समय लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1907 ईस्वी में कांग्रेस सूरत अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, उनका कार्यकाल था 1905 से 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन संचालन किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। 1672 ईस्वी में किसानों एवं मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था। तो भारत में सेवा कर राजा जे चेलैया समिति के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है पार्ट थर्ड है सामाजिक विज्ञान। मेरे साथियों बताइएगा कि 40 अंक में कुल कितना मार्क्स आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें सामाजिक विज्ञान में भी 80 प्रश्न जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको छोड़िएगा नहीं, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है जो कि आने वाले क्वेश्चन हमें परीक्षा के लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब ए मुमलिकात पद की स्थापना की थी। मेरे साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, बहराम शाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था। साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था। ठीक है, अहमदनगर का वजीर था। वह मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता था। मेरे साथियों ये थे अहमदनगर से। ठीक है, कहाँ से थे तो अहमदनगर से थे। और जो उन्होंने दक्षिण भारत में टोडरमल की भूमिका व्यवस्था के आधार पर रईतवाड़ी की व्यवस्था लागू की थी तथा भूमि को ठेके पर देने की प्रथा समाप्त कर दिया था। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा में से एक से अधिक। अगर पूछता है कि मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था तो हो जाएगा अहमदनगर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे। किस सुल्तान के समकालीन थे, वो थे सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिकंदर लोदी था। आगे है अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा चोलकालीन प्रमुख कर है जो व्यापारिक प्रतिष्ठान पर लगाए जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गढ़ेरे। ठीक है, गढ़ेरे। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की थी। मेरे साथ इस राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। पल्लवी शासक धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया। एक चक्रा युद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त कर एक भव्य दरबार का आयोजन किया था। उत्तरापथ स्वामिनी का उपाधि धारण किए थे धर्मपाल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी। आगे हैं कि मेगास्थनी द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित निम्नलिखित में से कौन सा
7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर सी क्षत्रिय। अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीत में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थापित एवं महासंघिक में जो विभाजित हो गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। तो मेरे साथियों बताइएगा कि द्वैत शासन का जनक जो है, ठीक है, द्वैत शासन का जनक ब्रिटिश अधिकारी लियोनेल कॉर्टिस को भारत के द्वैत शासन का जनक माना जाता है। लियोनेल कॉर्टिस यहाँ पर लिख देते हैं मेरे साथियों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर द्वैत शासन का जनक पूछ रहा है तो हो जाएगा लियोनेल कॉर्टिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है। तो ब्रोकन विंग्स जो है मेरे साथियों सरोजिनी नायडू की रचना है। ठीक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड, वर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ इंडिया तथा ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू की प्रमुख रचनाएं हैं। सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में हिंदू सभा की ओर से किसने भाग लिया था। मेरे साथियों तो हिंदू सभा की ओर से 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में लॉर्ड इरविन के प्रयास से साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किए थे। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने किए थे। इसके कुल 89 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इनमें BS मुंजे एवं डॉक्टर MS जयकर, ठीक है, मुंजे और जयकर दोनों थे और हिंदू सभा की ओर से भाग लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62, इसका कार्यकाल है 1856 से 62। आगे चलते हैं और इन्हीं समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की धारा, ठीक है, 15 से विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो सेवा सदन हृदयनाथ कुंजरू है। ठीक है, सेवा सदन हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। ठीक है, सेवा सदन की स्थापना 1885 में मुंबई से बहराम जी मालाबारी ने किया था। ठीक है, कौन किए थे? बहराम जी मालाबारी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आगे है कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम कराने की प्रतिबंध किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1881 का कारखाना अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया था, अंग्रेजी साम्राज्य मिला लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इनके शासनकाल में 1854 में आउटरम की रिपोर्ट सौंपी गई। इस रिपोर्ट के आधार बनाकर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 4 फरवरी 1856 को अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। आगे क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। तो उस समय किस पार्टी की सरकार थी मेरे साथियों? तो उस समय जो थे मेरे साथियों उस समय जो थे लेबर पार्टी की सरकार थी। किसका सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था। तो कौन सा मजदूर संगठन था? तो बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस जो है 4 जुलाई को मनाया जाता है। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में
13 बस्तियों ने इंग्लैंड से स्वतंत्रता की घोषणा की कर दी, इसलिए 4 जुलाई को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मानववादी के रूप में पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम व्यक्ति किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेट्रोक। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण के काल के दौरान जियोसेंट्रिक सिद्धांत निम्न में से किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वो था टॉलमी, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा टॉलमी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने तटस्थता की घोषणा कब की थी? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 अगस्त 1914 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है? कौन सा अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है? ठीक है, तो अपतनी डफला, अपतनी है, उसके बाद डफला तथा सिंगफो। ठीक है, डफली तथा सिंगफो तीनों अरुणाचल प्रदेश की ही जनजाति है। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश की अन्य जनजातियाँ मिरी, मिसमी, अबोर, गलोंग आदि भी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है मेरे साथियों यह है केरल में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत मिट्टी निम्न में से कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक मिट्टी जो है वो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और 43% जो है यह मिट्टी देश के 43% भागों पर फैली है। ठीक है, 43% भागों पर फैली है जलोढ़ मिट्टी। आगे क्वेश्चन है कि शालीमार एवं निशांत बागनी किस झील के किनारे हैं? किस झील के किनारे हैं? तो ये हो जाएगा डल झील। ठीक है, डल झील, शालीमार और निशांत बाग कश्मीर के डल झील के किनारे बसाए गए हैं। डल झील 3 तरफ से पर्वतों से घिरी हुई है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डल झील। अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल जो मेरे साथियों ये अमरकंटक की पहाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थीन परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? थीन परियोजना रवि नदी के तट पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक का तटवर्ती मैदान किस नाम से जाना जाता है? साथियों तो ये हो जाएगा उत्तरी सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तरी सरकार। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक तटवर्ती मैदान उत्तरी सरकार तथा कलिंग तट एवं उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट गुजरात से लेकर गोवा तक का मैदान कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है गाडविन ऑस्ट्रेलिया K2 है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा निम्न में से किस राज्य में स्थित एक पर्यटक स्थल है? अल्मोड़ा मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित अल्मोड़ा एक पर्यटक का प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र है। यह लघु हिमालय के क्षेत्र में आता है। इसके अतिरिक्त लघु हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत तथा नैनीताल प्रमुख पर्यटक स्थल है। अगला क्वेश्चन है कि पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ती है? पालघाट दर्रा जो है केरल तथा तमिलनाडु को जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है रायलसीमा पठार किस राज्य में स्थित है? रायल पठार सीमा जो है मेरे साथियों यह मुख्य रूप से कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश दोनों में स्थित है। कर्नाटक है और तथा आंध्र प्रदेश दोनों में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मिनिकॉय द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो मिनिकॉय द्वीप जो है लक्षद्वीप में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मिनिकॉय लक्षद्वीप 36 द्वीपों में से एक है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय तथा कवरती के बीच स्थित है जो सागरीय संयोजक का कार्य करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के छोटे राज्यों का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? मेरे साथियों क्षेत्रफल दृष्टिकोण से छोटे राज्यों सबसे पहला स्थान आता है गोवा का आता है। उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में सिक्किम, त्रिपुरा तथा नागालैंड का स्थान आता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर
माना में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से किसे जाना जाता है। स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जो है मेरे साथियों यह जाना जाता है लाओस, थाईलैंड तथा म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है। तो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मेरे साथियों वो है मोनाको। ठीक है, मोनाको जो है विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा अवरुद्ध देश हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश की उत्पादन की सूची में प्रथम स्थान एशिया देश जापान का आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है। मेरे साथियों खरीफ फसल वो होता है जिसका बुआई जून जुलाई में होता है तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रमुख फसल आता है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, जूट, उड़द, सोयाबीन आदि सम्मिलित होते हैं मेरे साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल और मक्का दोनों है, तो उपयुक्त रूप से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। ठीक है, वर्तमान भारत सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के प्रारंभिक वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किया था। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लोन द्वारा आवास उपलब्ध कराने का भी व्यवस्था किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2015। अगला क्वेश्चन है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। तो सुनहरी, ठीक है, भारत सरकार द्वारा देश में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सुनहरी क्रांति की शुरुआत की गई थी। इसकी अवधि है 1991 से 2003 तक माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सब्जी। आगे क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। तो महिला साक्षरता दर जो मेरे साथियों 51.50 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और जबकि पुरुष याद लिख देते हैं, जबकि पुरुष जो हो जाता है यह हो जाता है 63.82%। ठीक है, 82%। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है। तो मेरे साथियों इसको याद रखिएगा, केरल में जो है हमारा सबसे अधिक जन्म दर वाला राज्य मेघालय है, जबकि सबसे कम जन्म दर वाला जो है वाला राज्य है सो नागालैंड है। परंतु विकल्प जो दिए गए उसमें केरल का स्थान आता है। ठीक है, विकल्प दिया उसमें केरल का स्थान आता है। सबसे अधिक जो है जन्म दर वाला राज्य जो है सो आता है मेघालय। सबसे अधिक जन्म दर वाला मेघालय राज्य आता है, सबसे कम जो है नागालैंड का है। परंतु विकल्प में जो दिया गया है केरल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 2017 में। भारत में खेल प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2017 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाला वित्त मंत्री कौन थे। वित्त मंत्री कौन थे। अगला इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है भारत में बजट का कौन हिस्सा नहीं है। भारत में जो है बजट के अंतर्गत राजस्व की प्राप्ति तथा पूंजीगत प्राप्तियों की सम्मिलित किया जाता है। रक्षा व्यय का तथा सब्सिडी भी बजट के व्यय के भाग है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से ई हो जाएगा। ठीक है, रक्षा व्यय है, रक्षा व्यय और सब्सिडी है, रक्षा व्यय और सब्सिडी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होना चाहिए एक से अधिक होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक नियोजन के अंतर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब किया गया था। मेरे साथ ही प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो किया गया था वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 रखा गया था। परंतु इस योजना का आरंभ दिसंबर 1952 में हुआ है। फिर इसका आरंभ जो है 1 अप्रैल 1951 को ही माना जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारत की पंचवर्षीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश का क्या अर्थ है। योजना अवकाश का क्या अर्थ है मेरे साथी बताइएगा।
दो योजनाओं के बीच का अंतराल जो होता है वो कहलाता है योजना अवकाश। भारत की पंचवर्षीय योजना 1966 से लेकर 1969 ईस्वी तक क्रमबद्ध रूप से नहीं बनाई जा सकी। इसका कारण 1962 का चीन युद्ध तथा 1965 का पाकिस्तान युद्ध एवं 1965 में ही भयंकर अकाल पड़ना था, जिस कारण से सरकार की आर्थिक स्थिति जो सो बहुत गड़बड़ा गया था। इस योजना के बीच के अंतराल को योजना अवकाश कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दो योजनाओं के बीच का अंतराल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि कृषि क्षेत्र में रेशम के उत्पादन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो रेशम का उत्पादन का संबंध मेरे साथियों हो जाएगा सेरीकल्चर से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि भारत में वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान भारतीय वित्त आयोग कौन है? तो ये सी रंगराजन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के वर्तमान वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग है। इसकी अवधि 2020 से 25 तक है। इसके अध्यक्ष NK सिंह है। इसका NK सिंह, ऑप्शन नंबर सी इसका रंगराजन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्टेट्स ड्यूटी किस प्रकार का कर है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? यह हो जाएगा महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व के शीर्ष देश है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखबारों में दिया जाने वाला विज्ञापन निम्न में से किस क्षेत्र में सम्मिलित होता है? किस क्षेत्र में सम्मिलित होता है? ये होता है सेवा कर में, ठीक है, सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना जो हुआ था मेरे साथियों ये जुलाई 1988 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आवासीय बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक की सहायता से जुलाई 1988 में किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक से संबंधित कार्यों के क्षेत्र सबसे शीर्ष स्थान है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जुलाई 1988। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है व्यावसायिक बैंक जो केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं उस पर लगने वाले ब्याज क्या कहलाता है? वो कहलाते हैं रेपो दर, ठीक है, रेपो दर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी गणना में विदेशों से अर्जित आय को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा GNP, ठीक है, क्या हो जाएगा? GNP, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोना के उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो सोना के उत्पादन में मेरे साथियों विश्व का स्थान जो आ जाता है वह स्थान आ जाता है चीन का। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, रूस तथा अमेरिका का वर्तमान आंकड़ों के अनुसार है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार चीन, ठीक है, प्रथम स्थान चीन आता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, रूस तथा अमेरिका का स्थान आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 22वें राज्य के रूप में किसका उदय हुआ था मेरे साथियों? तो 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को भारत के 22वें राज्य के रूप में सिक्किम का उदय हुआ है। याद रखिएगा सिक्किम का उदय हुआ है। 1987 में भारत का 25वां गोवा राज्य बना था, ठीक है, गोवा जो हो जाएगा 25वां हो जाएगा और सिक्किम जो है 22वां हो जाएगा। और 1987 में ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार लोक अदालतों की स्थापना की गई थी? तो लोक अदालतों की स्थापना पहली बार कहाँ किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। पहली बार 1982 में गुजरात में लोक अदालत की स्थापना हुई थी। यह व्यवस्था गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। लोक अदालत की कार्रवाई में कोई विजय या पराजित नहीं होता है। लोक अदालत का वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? तो साइबर कानून जो है ये विशिष्ट शक्तियों में शामिल है, जबकि शराब राज्य सूची तथा विदेशी व्यापार एवं मुद्रा संघ सूची का विषय है। आगे चलते हैं।
आगे क्वेश्चन है, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये राजस्थानी जो है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद अधिकारीय भाषाओं से सम्मिलित है। अनुच्छेद 344 संविधान के प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अतः कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदन सभापति होता है। वर्तमान राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्या होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा प्राथमिक शिक्षा को कानून मूल अधिकार बना दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय कौन करता है? का राइट जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महान्यवादी की अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा कितनी है? तो महान्यवादी की अवकाश सीमा करने की स्थिति जो है ग्रहण करने की उम्र सीमा निर्धारित नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यवादी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करें। असत कथन की पहचान करने साथियों, विधानसभा में धन विधेयक विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जाता है, ये असत है। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति कुल कितने सदस्य होते हैं? साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य होते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। लेकिन आप समिति के सदस्यों की संख्या, तो प्राक्कलन समिति 30 होते हैं। लोक लेखा समिति 22 + 7 15 लोकसभा का प्लस 7 राज्यसभा का, और सरकारी उपकरणों की संबंधी 22 + 7 15 22 होता है, 15 + 7। और विशेषाधिकार समिति 15 होता है। संसदीय स्थानीय क्षेत्र 24 होता है। विकास योजना समिति 24 होता है। इसका राइट आंसर लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति कुल कितने सदस्य होते हैं? इस साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सरकारीय आयोग की केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की संतुति अधिकार दिया गया। इसने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष जमा किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वर्ष 1987 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में वर्णित 12वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल है? कौन सा विषय शामिल मेरे साथियों? तो इसका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसमें 18 विषयों शामिल किया गया है। भू उपयोग विनिमय व भवन निर्माण, ठीक है, और नगरीय योजना, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजना, और सड़कें एवं पुल, घरेलू औद्योगिक एवं वाणिज्यिक परियोजनाएं, जल प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा, सफाई एवं कचरा प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय व वानिकी पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिक तंत्र का प्रबंधन, समाज के विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्य के हितों का संरक्षण, और गंदी बस्ती सुधार व उन्नयन। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा मेरे साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक
क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च और उच्च न्यायालय आरंभ कर सकता है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में मतदान करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1952 के द्वारा क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो मेरे साथियों इसका 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा 148 से 151, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 148 से 151। आगे क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य विभाग निम्नलिखित में से किन्हें प्राप्त हुआ था? स्वास्थ्य विभाग किसे प्राप्त हुआ था? तो राजकुमार अमिता कौर को प्राप्त हुए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी निम्न में से किस देश के लिए अपनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिबर्टी लीडिंग द पीपल नामक पेंटिंग में स्वतंत्रता की देवी को जनता की अगुवाई करते हुए चित्रित किया गया था। सौ पेंटिंग निम्नलिखित में से किस देश समूह को संबोधित कर रहा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा येगनी डेलाक्रो वर्ष 1830 में पेंटिंग बनाई थी। इसका शीर्षक था लिबर्टी लीडिंग द पीपल। पेंटिंग में की देवी की जनता की अगुवाई करते हुए चित्रित किया गया था। वर्ष 1830 में यूरोप के विभिन्न देशों में निरंकुश गणतंत्र तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्रांतिकारियों तथा जन प्रयासों के लिए याद किए जाने वाला वर्ष था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। मेरे साथी बताइएगा कि कुल 120 अंक में कुल कितना मार्क्स आया। ठीक है मेरे साथियों, समय कम है, समय को देखते अधिक से अधिक सेट बनाएं, अधिक से अधिक किताब पढ़ें। और समय कम है और समय को 8 से मात्र 10 दिन समय बचा हुआ है, इसी में आपको तैयारी भी अच्छा से करना है। तो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? इसमें चुनना है कि तथ्य कौन सा गलत है। तो फरवरी 2012 12वें दक्षिण सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, ये गलत है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फरवरी 2004 12वें दक्षिण सम्मेलन मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे साथियों। अगर पीछे का क्लास नहीं देखे हैं तो आप जो प्ले लिस्ट से जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। और आप जो है यहाँ टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, PDF उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ से जाइए और आप आराम से निकाल के पढ़ लीजिए। समय को देखते हुए अच्छा तैयारी करना है। तो मेरे साथियों कुछ गला भारी होने के कारण आवाज़ फ्रेश नहीं लगता होगा, तो फिर आपको मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।